हाय लबासा ड्रीमर्स। आज तारीख है 25 फरवरी 2021। चलिए आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल सा कार्टून समझ लेते हैं कि गुजरात में हुआ है सिविक पोल और इसमें बीजेपी क्या है, विजेता है। आज की तारीख में हमारे पास पहला वाला आर्टिकल जो डिस्कस करने के लिए है वो पांडुचेरी की पॉलिटिकल क्राइसिस के रिगार्डिंग है कि वहाँ पर लगातार इस्तीफा पे इस्तीफा दिया जाए, उसी के रिगार्डिंग ये वाला पूरा पूरा आर्टिकल लिखा गया है। देखिए इस वाले पूरे पूरे आर्टिकल में इंडिया के फेडरल सिस्टम के बारे में उस पर क्या करते हैं, चोट करते हैं। पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रेलिवेंट आर्टिकल है। अब देखिए यहाँ पर बात की जाती है कि कोई भी जो एमएलए हो गया या एमपी हो गया। अब बात करते हैं स्टेट के लेजिस्लेचर में जो वहाँ का वो लेजिस्लेचर का जो मेंबर होता है वो इस्तीफा किस आर्टिकल के तहत दे सकता है, आर्टिकल 190 के तहत दे सकता है। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, ठीक, उसका जो मेंबर है वो आर्टिकल 190 के तहत इस्तीफा तो दे सकता है, लेकिन उस इस्तीफे को स्वीकार करने का जो हाउस की प्रेसिडेंट होती है, उनके पास क्या होता है, अधिकार होता है कि अगर उनके नॉलेज में ऐसी कोई बात आती है कि वो अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दे रहा, जबरदस्ती उसे इस्तीफा दिलवाया जा रहा, तो वो उसे अस्वीकार भी कर सकती हैं। राइट, ये प्रोविजन है आर्टिकल 190 में। ऑल राइट, लेकिन पांडुचेरी में होता इसके उलट ही है, सारा पूरा गेम हो इसके उलट ही रहा है। देखिए हाउस को पता है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत तय की जा रही हैं, मतलब वो विलिंगली कोई इस्तीफा देना नहीं चाहता, बट स्टिल क्या होता है, इस्तीफा को कबूल कर लिया जाता है। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा जरा एक और इसमें वो तो देखिए कि उतने ही मेंबर इस्तीफा देते हैं जितना सरकार गिराने के लिए जरूरी होते हैं। कम या ज़्यादा भी तो हो सकते थे, लेकिन नहीं, जितने मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं कि गवर्नमेंट गिर जाए, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो गिर जाए, कह रहे उतने ही मेंबर क्या करते हैं कि इस्तीफा दे देते हैं। कह रहे हैं कि जब इस प्रकार का जो पॉलिटिकल डिलेमा अगर चलेगा तो जो बिल्कुल कोर जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल सिस्टम है, कह रहे हैं वो वायलेट हो रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि देखिए आर्टिकल 239 ए एग्जैक्टली बोलता क्या है कि चलो ठीक है एक यूनियन टेरिटरी होगी। राइट, अब ये यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने इसलिए दिया था ताकि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, कह रहे आप उसको रिप्रेजेंट कर सको, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसी वजह से तो वहाँ पर वो है लेजिस्लेचर है। अब लेजिस्लेचर वहाँ पर होने के बावजूद अगर वहाँ की डेमोक्रेसी को अगर रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है तो वो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं देखिए बिल्कुल ये सही बात नहीं है। कह रहे हैं कि ठीक है। अब कहते हैं कि एक और यहाँ पर प्रोविजन की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि यूटी एक्ट ऑफ 1963, कह रहे हैं कि यूटी एक्ट ऑफ 1963 क्या बोलता है कि ठीक है कि जो यूटीज होती हैं, कह रहे हैं उसमें जो लेजिस्लेचर बनेगा उसमें मोर देन 50%, मतलब 50% से ज़्यादा लोग नॉमिनेटेड हो सकते हैं। और नॉमिनेशन होता कैसे है, कह रहे हैं कि वो बेसिकली प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर होता है। और प्रेसिडेंट रिकमेंड कैसे करेगा, बड़ी ऑब्वियस बात है कि मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर ही वो क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। ऑल राइट, इसका मतलब ये हुआ कि यूटी पे इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है जो सेंटर पे रूल कर रहा है। ऑल राइट, अब देखिए 50% जो मेंबर हैं लेजिस्लेचर में अगर वो नॉमिनेटेड हैं, इट्स मीन कि वो डेमोक्रेसी को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अब जब वो डेमोक्रेसी को जब रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और उनका नॉमिनेशन हो रहा है, कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि कि एक लेजिस्लेचर में किसी को आप नॉमिनेट कर दो। लेकिन जब यूटी में 50% से ज़्यादा जब नॉमिनेशन होता है, ठीक है, और राज्यसभा में भी नॉमिनेशन होता है, लेकिन राज्यसभा में वहाँ पर एक सब क्लॉज है, ठीक है, वहाँ का जो सब क्लॉज 3 है, कह रहे उसमें बात किस बात पर की जाती है कि वो पर्टिकुलर अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ठीक है, उस एक्सपर्ट को उस कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर उस हाउस में लाने के लिए ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि आप उसे नॉमिनेट करोगे। लेकिन यूटी में ऐसा नहीं होता, कह रहे कि आप यहाँ पर नॉमिनेशन तो मोर देन 50% है, बट स्टिल उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए। क्या कह रहे ये पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी है, कह रहे उसे वायलेट करने की कोशिश की जा रही है, उसे ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। जो एक फेडरल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल के मेकर ने बनाया हुआ है, कह रहे उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कह रहे बिल्कुल ऐसे ही हुआ है
जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी एग्जैक्टली वही हवाला होता है कि जो रनिंग गवर्नमेंट है, जो रनिंग गवर्नमेंट है उससे सेंटर को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि किसको वहां पे नॉमिनेट करें या ना करें। राइट, ये पूरा आर्टिकल इसी के पर्सपेक्टिव में था। अब इस पे देखिए रेलेवेंट क्या हो सकता है, इसमें रेलेवेंट आर्टिकल 239 है, आर्टिकल 190 है और यूटी एक्ट जो 1963 में हुआ था। कह रहे ये सारी बातें क्या रेलेवेंट है प्रीलिम्स के फैक्ट के वो उसमें पर्सपेक्टिव में भी, और अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करो तो उसके पर्सपेक्टिव से भी ये जीएस के पेपर 2 के तहत आएगा। अभी हम अपना नेक्स्ट वन आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, वो है वैक्सीन के रिगार्डिंग। देखिए जब वैक्सीन को बोल दिया गया चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे प्लान को हम इंप्लीमेंट करने वाले अपने लोगों को वैक्सीनाइज करेंगे, ठीक है, मतलब इम्यूनाइज करेंगे वैक्सीन दे करके। ऑल राइट, तो फिर उसमें बात आती है कि अच्छा किसको पहले दिया जाए। ये हुआ भाई जो बिल्कुल ये कोरोना वॉरियर हैं, कह रहे हैं पहले आप उन्हें पकड़ा दो, मतलब जो डिफेंस फोर्सेस हैं पहले आप उन्हें दोगे, फिर डॉक्टर्स को दोगे, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं पहले आप उन्हें दोगे। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि आउट ऑफ 10 ओनली 1 मेंबर कि वो 4 वीक के अंदर अंदर आपके पास आ रहे हैं दोबारा से वैक्सीन को लगवाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 हफ्ते के बाद आपको उस वैक्सीन को दोबारा से इंजेक्ट करवाना है। लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर है, जिसे मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन बोला जाता है, क्योंकि आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन ही तो फैला रहे हो कि उससे कैसे बचा जाएगा, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो जो हेल्थ केयर वर्कर है, ठीक है, तो उसको तो ज़्यादा नॉलेज होता है। अब अगर वो इतना इन्फॉर्म्ड पर्सन है, वो आपके पास 4 वीक के बाद वापस से वैक्सीनाइज होने के लिए नहीं आ रहा, तो आप एक आम ऑडियंस से आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके पास आएगा। और राइटर कहते हैं कि देखिए यहाँ पर मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो इस इम्यूनाइजेशन के लिए 4 हफ्ते में ही नहीं, अब वो 12 वीक्स के बाद आने का प्लान करेगा। मतलब 4 हफ्ते की जगह पर अब वो 12 हफ्ते के बाद, मतलब 12 वीक के बाद अभी वापस से आएगा उस वैक्सीन को इंजेक्ट करवाने के लिए। इंडिया में, यूके में, रसिया में, अमेरिका में कर ये वैक्सीन को इंडस्ट करवाने का अपने लोगों को देने का जो वादा किया उन्होंने, कह रहे वो हर किसी ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है, कह रहे अभी भी उसका स्टेज 3 का ट्रायल चल ही रहा है, अभी वो प्रॉपर रन कर ही रहा है। ऑल राइट, अब यूके की बात करते हैं कि यूके ने अपने यहाँ पर कोरोना वायरस के नए केसेस को हाफ करने में 17 डेज लगा रहा है। वही अगर इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया अपने यहाँ नए कोरोना वायरस के केसेस को हाफ करने के मामले में 42 डेज लगा रहा है। मतलब आपके पास वैक्सीन भी है, आपके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आप 1 साल से उस पर काम भी कर रहे हो, बट स्टिल जिस तरह से कोरोना वायरस डबल हो रहा था, 20 डेज में डबल हो जा रहा था, 10 डेज में केसेस डबल हो जा रहे थे, बट स्टिल 15 फरवरी तक का स्टेटस ये है कि आपको 42 डेज लग रहे हैं। राइटर का यहाँ पे कहना ये है कि देखिए कि जो वैक्सीन की जो हेजिडेंसी है, कह रही कि वो धीरे धीरे रिमूव होने वाली है, ऑल ऑफ अ सडन तो रिमूव होगी नहीं, ठीक है। अब ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के बारे में जो 2-4 बातें और बतलाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आपने स्टेज 3 का जो ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं किया, अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से फिनिश करते हो, ठीक है, तो जो आपने लोगों को ऑफर किया है, इवन जो 50% 100% लोगों को अगर आपने 100 लोगों को ऑफर किया तो केवल 50% लोगों ने ही उस वैक्सीन को क्या लगवाया हुआ है। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जितने लोगों को आपने इस वैक्सीन को ऑफर किया है, कह रहे उसके 50% लोगों ने ही क्या इस वैक्सीन को लगवाया। अब 50% लोगों को वैक्सीन लगवाने का मतलब यह है कि आपके वैक्सीन पर उनका ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। और किसको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपने ऑफर ही किसको किया है, आपने ऑफर किया है डिफेंस को किया है, डॉक्टर्स को किया होगा, हेल्थ केयर वर्कर को किया होगा। मतलब जो आपका वेल इन्फॉर्म्ड जो कम्युनिटी है, कह रहे उसी को ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। तो जो आपका स्टेज 3 वाला जो प्रॉपर जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, अगर आप उसे रन करवा लेते हो, आप उसे सर्टिफाई करवा लेते हो, तो मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि जो आम ऑडियंस है, करे वो भी वैक्सीन के प्रति कंफर्ट फील करे। राइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वन है आर्टिकल डिस्कस करने के लिए, अगेन बहुत कंट्रोवर्शियल है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है कोरोनिल।
कोरोनिल कोरोनिल को जब स्टार्टिंग में बाबा रामदेव ने बोला कि ये तो ट्रीटमेंट है, कोविड 19 का क्या है कि ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है, आप इसे ले लो और आप इससे ठीक हो जाओगे। राइटर यहाँ पे इस आर्टिकल में जो मेंशन किया गया है वो ये है कि देखिए आपने केवल 95 लोगों पर पूरा सैंपल ट्रायल किया हुआ है, उसमें से भी 40 तो यूजुअली एलोपैथी भी ले रहे थे, रिमेनिंग को क्या था कि बहुत ही माइनर सा सिस्टम, मतलब वो था बहुत ही इनिशियल स्टेज में कोविड 19 था। तो इसकी वजह से अब आप उसको कोरोनिल कोड एज अ ट्रीटमेंट एज अ मेडिसिन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बाबा रामदेव का एक और क्लेम था कि उनको WHO ने सर्टिफाई किया हुआ है। अब राइटर इस आर्टिकल में यही बात बोलते हैं कि देखिए कि जो WHO की जो साउथ वेस्ट की जो टीम थी, खैर उन्होंने प्रॉपर ट्वीट करके बोला कि मैंने किसी भी प्रकार के ट्रेडिशनल मेडिसिन को कोविड की ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव नहीं किया हुआ है, राइट। और अब यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, अब राइटर कहते हैं कि देखिए जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो ENT स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। अब एक ENT स्पेशलिस्ट का इस तरह से एक ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना, उसके मंच पर जाना और उनको ये बोलना कि वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो कोरोना वायरस का ये ट्रीटमेंट है, कह रहे हैं ये सही बात नहीं है। जबकि जो उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है वो किस बात का मिला हुआ है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और ये कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में सपोर्टिव का वर्क करेगा, ना कि ये पूरी तरह से ट्रीट कर देगा, राइट। इस पूरे आर्टिकल में यही बात मेंशन थी। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, वो है अगेन म्यांमार में क्या हुआ है, म्यांमार में कू हुआ है। अब देखिए म्यांमार में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हुआ, अभी केवल एक ही मतलब पूरा 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, कह रहे वहाँ के जो आंग सान स्यू थी, इवन वो नोबेल विजेता भी हैं स्टिल, तो 5 साल का कार्यकाल, तो वहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी वहाँ पर रन करी थी, इट्स ओके। वहाँ पर एक और केस है कि जो वहाँ अपोजिशन है, कह रहे कि वो वहाँ पर आर्मी ही है और 25% की जो पोजीशन है बिना चुनाव लड़े जो वहाँ की आर्मी होती है वो पार्लियामेंट में बैठ सकती है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो अपोजिशन को जैसे ये फील हुआ कि जो स्टेट की जो मशीनरी होती है, राइट, कि एडवर्टाइज करने के लिए, प्रचार करने के लिए और बहुत से एडवांटेज होते हैं, जो एक रूलिंग गवर्नमेंट में बैठा हुआ व्यक्ति उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो सारे काम कर सकता है। तो जो अपोजिशन पार्टी थी जिसको लीड कौन कर रहा था, वहाँ की आर्मी कर रही थी, उसको फील होता है कि नहीं पोल्स अच्छे से नहीं हुए हैं, तो जो नवंबर में जो चुनाव हुआ था उसको नल एंड वाइट कर देती है और 1 फरवरी को क्या करती है कि तख्ता पलट हो जाता है और पूरी जो शक्तियां हैं वो वहाँ की आर्मी के पास चली जाती हैं, ठीक है। अब इसी में कौन कौन सी मुश्किलें हो सकती हैं, यही बात मेंशन किया हुआ है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इंडिया की रैंक है वो है 116th। अब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया जो अपने एजुकेशन पर खर्च करता है पूरे GDP का वो 3% है, इंडिया अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च करता है वो 1% है। मतलब इंडिया अपने हेल्थ, अपने एजुकेशन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना काम नहीं करता है कि जिससे कि यहाँ के जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है हमारा, कह रहे वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इस पूरे आर्टिकल में उन्हीं सारे डेटा की बात की जाती है और बोला जाता है कि इंडिया को अपने इन सारे पैरामीटर पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ह्यूमन पर इन्वेस्ट करेंगे तभी वो फर्दर जाकर के क्या करेंगे कि वो आउटकम दे पाएंगे इंडिया के GDP में, और इवन जो वर्ल्ड वाइड जो सुपर पावर बनने का इंडिया का ड्रीम है, कह रहे वो फुलफिल हो पाएगा, राइट। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं थे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, केवल ये कौन जारी करता है, क्या रैंक है और कौन से डायमेंशन होते हैं जो इसमें कवर्ड होते हैं, यही इसमें रेलेवेंट है। बाकी इसमें एडल्टरी के बारे में बात की जाती है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर इवन जो सर्विस में हैं, अगर वो एडल्टरी को अगर वो फॉलो करते हैं, मीन कि अपनी वाइफ के अलावा या फिर अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ अगर उनका रिलेशन होता है, तो क्या उनकी निजी ज़िंदगी को एज अ प्रोफेशन में उनके प्रमोशन के लिए या फिर उनके ग्रोथ के लिए पैरामीटर माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए। इस पूरे आर्टिकल में यही बात मेंशन है। कुछ जगह पर डिसीजन ऐसे भी हैं कि एक कांस्टेबल है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला था कि नहीं ठीक है, अब वो अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, इट डजंट मीन, राइट। बट IPC 497 है, वो बोलता है कि नहीं एडल्टरी तो अब जो वो क्रिमिनलाइज नहीं है, ठीक है। तो
ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस है, बहुत रेलेवेंट आर्टिकल नहीं है, दैट्स वाई। और आज के डेट पे जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।